चलिए भाई शुरू की जाए आज की बातचीत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बैंकर्स का आज की मुलाकात में, आज की इस जेआईबी 45 डेज की सीरीज में। मॉड्यूल बी पर हमारी बातचीत चल रही है मित्रों। मॉड्यूल बी पर हमारी जो बातचीत हो रही थी उसमें हम लोगों ने अभी तक 15 क्लासेस कर ली हैं। तो डे 16 इसका मतलब आज 16वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बातचीत करेंगे। पिछली जो मुलाकात थी उसमें हम लोगों ने डिमांड पर बातचीत कर ली थी। क्लियर है? डिमांड पर कुछ चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। डिमांड क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो ये सारी बातचीत हो चुकी थी। डिमांड पर भी आज हम लोग और कुछ बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि डिमांड को एक दिन में समेटा नहीं जा सकता है, इसलिए मैं एक एक करके आपसे सारी बातचीत करता चल रहा हूं। पीछे जो क्लासेस बीत गई हैं वो सारी क्लासेस आपको इसी चैनल के लाइव सेक्शन में जाके मिल जाएगा, यानी जेबी सेबी वाला पर लाइव सेक्शन में आपसे बातचीत, वहां पर वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। आज क्या क्या बातचीत करने वाले हैं, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे मैं पहले आपको बता दे रहा हूं क्या क्या चर्चा होगी। सबसे पहले आज देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, यानी मांग का नियम क्या है। लॉ ऑफ डिमांड पर बातचीत करेंगे और फिर देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड में मूवमेंट अलोंग विद द कर्व क्या है, यानी अगर शिफ्टिंग की हम बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो इन दोनों पर हमारी बातचीत होगी। तो अगर लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो डिमांड कर्व है उसमें अलोंग विद द कर्व कैसे मूवमेंट होता है, यानी डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, एक्सपेंशन कैसे होता है। और फिर देखेंगे हम लोग जो डिमांड कर्व है उसमें, उसके माध्यम से समझेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है, या डिमांड में शिफ्टिंग क्या होती है, तो उसमें डिमांड इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है, ये सब हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से भी देखने वाले हैं। तो मूवमेंट अलोंग विद द कर्व और डिमांड कर्व की शिफ्टिंग, ये दोनों मामले भी है आज जो हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, यानी मांग का नियम क्या है। मांग का नियम क्लियर है, मॉड्यूल बी में आपके सिलेबस के अंतर्गत आप इसको देखते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपको अक्टूबर वाला एग्जामिनेशन है उसमें डिमांड और सप्लाई से क्वेश्चंस बने भी हैं, तो ये आज का मुद्दा है। सबसे पहले समझते लॉ ऑफ डिमांड होता क्या। देखिए लॉ ऑफ डिमांड या मांग, और ध्यान से समझिएगा भैया, मांग पर जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको याद अगर आपने ठीक से समझ कर लिया तो सप्लाई पर समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि लगभग एक जैसी चीजें चलती हैं, थोड़े बहुत अंतर के साथ। देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, वैसे जब आप सप्लाई पढ़ोगे, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ोगे, तो वहां पर भी ये रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। बस यहां विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जबकि लॉ ऑफ सप्लाई में आपको सीधा संबंध दिखाई देगा प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड का। क्लियर है? अब समझिए क्या है लॉ ऑफ डिमांड। रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के साथ। इसे समझिए, लॉ ऑफ डिमांड संबंध बताता है, रिलेशनशिप बताता है वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के साथ, यानी प्राइस के साथ और क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। और ये जो संबंध बताता है वो विपरीत संबंध बताता है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है एक का बढ़ना दूसरे का कम होना, एक का कम होना दूसरे का बढ़ जाना। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जब जब प्राइस बढ़ती है वस्तु की डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। मैं फिर से सारी बात को एक बार दोहराता हूं। लॉ ऑफ डिमांड रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, और ये कैसा रिलेशनशिप बताता है, ये विपरीत संबंध बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करता है जब, यानी ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है ये तभी काम करता है, ये तभी होता है जब प्राइस को छोड़कर डिमांड के बाकी फैक्टर कांस्टेंट हो, अनचेंज्ड हो, उनमें कोई परिवर्तन ना आया हो। क्लियर हो गई इतनी बात? बाकी फैक्टर्स का मतलब जैसे आपकी इनकम कम ज्यादा ना हुई हो, ये भी बाकी फैक्टर्स में आता है। सिर्फ प्राइस में ही चेंज आया हो, बाकी सारे फैक्टर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मैं फिर से पूरी बात दोहरा रहा हूं। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा संबंध है, और जो ये संबंध बताता है वो कहता है कि विपरीत संबंध है। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है, तब जब प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, बाकी सारे फैक्टर्स में कोई चेंज ना आया हो। जैसे आपकी इनकम में कोई चेंज ना आया हो, सरकार की टैक्स पॉलिसी में कोई चेंज ना आया हो, मनी सप्लाई में कोई चेंज, तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। अगर सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है तो प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी। यही संबंध जो है, ये जो विपरीत संबंध है, यही कौन बताता है, लॉ ऑफ डिमांड बताता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है समझते चलिएगा। लॉ ऑफ डिमांड आपसे क्या कह रहा है कि जब जब प्राइस बढ़ेगी, क्लियर ध्यान समझिएगा, जब जब प्राइस बढ़ेगी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यहां पर एक एक करके ध्यान समझिएगा, यहां पर हम लोगों ने क्वांटिटी डिमांडेड रख दिया, क्लियर है, मैं यहां पर क्वांटिटी लिख दे रहा हूं, और वाई एक्सिस पर आपने रख दिया प्राइस को।
अब समझिए इस बात को, यानी अगर प्राइस मान लेते हैं P है तो क्वांटिटी क्या होगी, Q होगी। लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, यानी प्राइस अगर बढ़ के P से P1 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड कम हो से क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगी। यानी जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा जिसमें जो डिमांड कर्व है वो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की ओर झुका हुआ। तो एक बात आपको यह भी याद रखना है कि डिमांड कर्व में, उसमें लॉ ऑफ डिमांड में जो डिमांड कर्व होता है वो कैसे बनता है, नीचे की ओर झुका हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। लेकिन ये तब होगा जब प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स में कोई चेंज ना आया हो तो कैसा संबंध आपको दिख रहा है, विपरीत संबंध। एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, एक के कम होने से दूसरा बढ़ जा रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या, ये बात समझ में आ गई है। अब आते हैं भैया इसकी डेफिनेशन की तरफ। ध्यान से एक बात को सुनते चलिएगा। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ऑफ अ कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। क्लियर है? लेकिन तब जब प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, उनमें कोई चेंज ना हो। अब पॉइंट्स क्या क्या है लॉ ऑफ डिमांड में आपको याद रखने वाले। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट एवरीथिंग एल्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स और सर्विस डिक्रीज। अगर बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट होंगे तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है गुड्स और सर्विस की डिक्रीज होगी एज इट्स प्राइस इंक्रीज, जब उसकी प्राइस इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। और जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। दूसरा क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है, द डिमांड कर्व टिपिकली स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलस्ट्रेटिंग द नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। क्लियर? तो यहां पर आप देखिए लेफ्ट टू राइट, ये आपका राइट वाला हिस्सा हो गया, ये लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया। राइट की तरफ क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। क्लियर है? क्योंकि संबंध कैसा है, विपरीत संबंध है। थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, द लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई बोथ एट द इंडिविजुअल कंज्यूमर लेवल एंड अक्रॉस द एंटायर मार्केट। लॉ ऑफ डिमांड आप इंडिविजुअल कंज्यूमर लेवल पर भी देखते हैं और आप पूरी की पूरी मार्केट पर देखते हैं। सारी बातें समझ में आ गई? मैं फिर से दोहरा रहा हूं। लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि कैसा रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। और यह कैसा संबंध बता रहा है, कह रहा है कि भैया निगेटिव संबंध है, नकारात्मक संबंध है, विपरीत संबंध है। प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी, लेकिन तब जब प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। और यही कारण है कि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जो आपका डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, दाहिनी ओर झुका हुआ बनेगा। क्लियर है? तो प्राइस P थी तो क्वांटिटी Q थी, प्राइस P से बढ़ के P1 हो गई तो क्वांटिटी लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग Q से कम होकर क्या हो गई, Q1 हो गई। ठीक है साहब, इतनी बात। तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग कैसा बनेगा, डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ये क्या है आपका मांग वक्र है, या इसी को हम क्या कहते हैं भैया, डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है, इतनी बात, मांग वक्र कहा जाता है। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड, उसके अकॉर्डिंग डिमांड कर्व। अब देखते हैं कि जो डिमांड कर्व है उसमें मूवमेंट कैसे होता है अलोंग विद द कर्व, और मूवमेंट कैसे होगा या डिमांड कर्व में शिफ्टिंग कैसे होगी, चेंज कैसे होगा। तो एक एक करके समझिए। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं शिफ्टिंग कैसे होती है। शिफ्टिंग समझना ज्यादा आपके लिए, अगर आप शिफ्टिंग समझ लेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब समझिए, सबसे पहले समझते हैं चेंज इन डिमांड यानी शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अभी आप डायग्राम देखो, डिमांड कर्व आपका ये बना है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और मैं क्या कह रहा हूं, कब होगा शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, या इसी को हम चेंज इन द डिमांड कर्व कहते हैं। दोनों बातें याद रखिएगा, या तो आप शिफ्ट बोल सकते हैं या तो चेंज बोलिए। अब शिफ्ट या चेंज का मतलब क्या है कि ये जो डिमांड कर्व है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज कर देगा। ओरिजिनल पोजीशन आपको यहां पर दिख रही है, ये अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जा रहा है, ये अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिप्लेस हो जा रहा है, या अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये कहीं और चला जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब इसको राइट लेफ्ट आपको समझना है, जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। तो चेंज इन द डिमांड कर्व का मतलब है कि आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है, यानी अपनी ओरिजिनल प्लेस से वो हट रहा है, या तो राइट में मूव करके जाएगा या तो लेफ्ट में मूव करके जाएगा। इसी को हम कहते हैं चेंज इन द डिमांड कर्व या शिफ्ट इन द। शिफ्ट का मतलब ही है कि वो अपने ओरिजिनल प्लेस से उसका क्या है, डिप्लेसमेंट हो रहा है। अपनी ओरिजिनल प्लेस से वो क्या हो रहा है, वो हट रहा है। अपनी ओरिजिनल प्लेस से क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, वो अपनी ओरिजिनल प्लेस को चेंज कर रहा है। इसको हम कहते हैं डिमांड इन द क्या है, चेंज इन द
डिमांड कर्व या शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब शिफ्टिंग कब होगी ध्यान से समझिएगा। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व या चेंज इन द डिमांड का पहले डायग्राम से समझिएगा, बाद में पीपीटी देखिएगा। ये तब होता है जब प्राइस अनचेंज्ड हो, बाकी किसी फैक्टर की वजह से डिमांड कम या ज्यादा हो रहा हो। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस पर हमने क्या रख दिया, प्राइस को, एक्स एक्सिस पर हमने क्या रख दिया, क्वांटिटी को। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब मान लेते हैं प्राइस आपकी यहां पर क्यू है, पी है, और क्वांटिटी आपकी यहां पर क्यू है। चेंज इन द डिमांड कर्व या शिफ्ट इन द डिमांड कर्व का मतलब डिमांड कर्व अपनी ओरिजिनल प्लेस से हट रहा है, चेंज कर रहा है अपनी प्लेस को। अब वो राइट वर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट भी आ सकता है, राइट भी जा सकता है। अब यहां पर आपका जो डिमांड कर्व बनेगा बाबू, वो ऐसे ही तो बनेगा। ठीक है, इतनी बात। अब मैं कह रहा हूं कि शिफ्टिंग तब होती है जब प्राइस अनचेंज्ड हो, बाकी फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है। प्राइस में कोई चेंज नहीं है। अब मान लेते हैं आपकी इनकम बढ़ गई है, तो इनकम अगर बढ़ जाएगी तो नॉर्मल गुड्स में हम क्या करते हैं भैया, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड को बढ़ाएंगे। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, आपकी इनकम बढ़ गई, तो आपकी जब इनकम बढ़ गई तो आपने डिमांड को बढ़ा दिया, यानी क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से कितनी बढ़ के हो गई, Q1 हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात। यानी अब आपकी क्वांटिटी इतनी डिमांड की जा रही है, तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड, वो शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड। पहले डिमांड कर्व था यहां पर, अब शिफ्ट होके यहां पर आ गया है, तो किधर शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, प्राइस में कोई चेंज ना आया हो, बाकी किसी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड बढ़ी है या कम हुई है तो उसको चेंज इन द डिमांड कर्व, चेंज इन द डिमांड कर्व या शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कहते हैं। अगर डिमांड कर्व राइट को शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब डिमांड डिक्रीज हो रही है। अब जैसे मान लेते हैं प्राइस अनचेंज रह गई, लेकिन आपकी इनकम में चेंज आ गया, आपकी इनकम क्या हो गई, कम हो गई, तो क्वांटिटी कम होकर Q2 हो गई मान लेते हैं, तो आपका जो डिमांड कर्व बनेगा वो यहां बनने लगेगा, और आपका जो ये डिमांड कर्व यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर बनने लगेगा डिमांड कर्व। क्लियर है। अब ये किस तरफ शिफ्ट हो गया, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, और यहां पर जब हम शिफ्टिंग देख रहे हैं तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। तो अब अगर आप देखोगे तो जो इसकी ओरिजिनल पेज थी वो यहां येलो लाइन से आपको दिख रहा है, लेकिन बाकी किसी फैक्टर की वजह से डिमांड कम हुई या ज्यादा हुई, यानी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो डिमांड कर्व अपने ओरिजिनल प्लेस से हट गया, वो मूव कर गया। लेफ्ट में मूव कर गया तो इसका मतलब डिमांड कम हुई, राइट में मूव कर गया तो इसका मतलब डिमांड ज्यादा हुई है। कब, जब प्राइस अनचेंज्ड है, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हुए हैं, उनकी वजह से डिमांड कम या ज्यादा हुआ है। यहां पर डिमांड के कम और ज्यादा होने को हम इंक्रीज और डिक्रीज होने से इंडिकेट करते हैं। क्लियर होगी इतनी बात, समझिए। चेंज इन डिमांड अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड जो आपका चेंज इन डिमांड है, ये कब होता है, जब कमोडिटी की डिमांड में चेंज होता है, किसकी वजह से, चेंज इन अदर फैक्टर, बाकी सारे फैक्टर में चेंज हुआ है, अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। रिजल्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर, किसके रिजल्ट में, फैक्टर में चेंज हुआ है, किसके अलावा, अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की प्राइस में चेंज नहीं हुआ, बाकी सारे फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड या तो कम हुआ या तो ज्यादा हुआ। राइट वर्ड शिफ्ट हुआ तो डिमांड बढ़ी है यानी इंक्रीज हुई, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ तो डिमांड डिक्रीज हुई। इट इज रिफर्ड टू एज द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इसको हम कैसे रिफर करते हैं, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व या चेंज इन द डिमांड कर्व से रिफर करते हैं। देयर आर टू केसेस इन द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, दो केसेस होते हैं डिमांड करके शिफ्ट होने थे। इट मे बी ईदर अ राइट वर्ड शिफ्ट, एक तो या तो राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है तो इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हुआ है, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब डिमांड डिक्रीज हुआ है। तो चेंज इन द डिमांड कर्व या शिफ्ट इन द डिमांड कर्व का मतलब होता है डिमांड कर्व ही चेंज हो गया है, उसने अपनी ओरिजिनल प्लेस को छोड़ दिया है, वो मूव कर गया। राइट वर्ड मूव हुआ है तो या डिमांड बढ़ी है, लेफ्ट वर्ड मूव हुआ है तो डिमांड कम हुई यानी डिक्रीज हुई है। लेकिन कब होगा ऐसा, जब प्राइस अनचेंज हो, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हो, उनकी वजह से डिमांड कम या ज्यादा हो। दूसरा है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। अगला कह रहा है कि मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, यानी क्वांटिटी डिमांड में तो मूवमेंट हुआ है, क्वांटिटी तो कम ज्यादा हुई है, लेकिन जो कर्व है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। उसी कर्व में विद इन द कर्व क्वांटिटी कम या ज्यादा हुई है, या तो क्वांटिटी डिमांडेड का एक्सपेंशन हुआ है या तो उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि डिमांड कर्व में चेंज नहीं आया है, यानी मूवमेंट विद इन द कर्व हो रहा है, अलोंग विद द कर्व हो रहा है। इसको डायग्राम से समझते हैं।
वाई एक्सेस, ये आपका एक्स एक्सेस, वाई एक्स एक्सेस पर हमने क्या रख दिया, क्वांटिटी को रख दिया, वाई एक्सेस पर हमने किसको रख दिया, प्राइस को रख दिया। अब ध्यान से समझिए, ये तब होता है जब बाबू, जब सारे फैक्टर कांस्टेंट हो, खाली प्राइस में चेंज है। तो अगर सिर्फ प्राइस में चेंज आया है, सिर्फ प्राइस में चेंज आया, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट, बाकी फैक्टर, पीछे हम लोगों ने क्या देखा, बाकी सारे फैक्टर में चेंज आया, प्राइस अनचेंज था। लेकिन यहां पर अगर प्राइस चेंज होगा, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, तो प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कम होती है, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अब जैसे मान लेते हैं पर्टिकुलर प्राइस पर आपकी क्वांटिटी कितनी थी, क्यू थी। समझिए इस बात को, प्राइस बढ़ के पी से P1 हो गई, तो आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है क्वांटिटी कम होकर क्यू से Q1 हो जाएगी, यानी आपका जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो आपका डिमांड कर्व यही बन रहा है ना। अब क्या कह रहा है, ये डिमांड कर्व आपका बन रहा है। अब क्या कह रहा है, मूवमेंट अलोंग विद द कर्व, कर्व के बीच में ही, विद इन द कर्व मूवमेंट होगा। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कम या ज्यादा होगी, लेकिन कर्व में चेंज नहीं आएगा। जबकि चेंज इन द डिमांड कर्व या शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में डिमांड कर्व ही चेंज हो रहा था। क्वांटिटी कम ज्यादा होने के साथ डिमांड कर्व चेंज हो रहा था, लेकिन यहां पर क्वांटिटी कम ज्यादा होने के साथ डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा। एग्जांपल के लिए यहां समझते हैं जैसे, और ये कब होगा भैया, जब प्राइस में चेंज होगा, बाकी सारे फैक्टर अनचेंज रहे। प्राइस में चेंज हो गया, प्राइस कम होके P0 हो गया, प्राइस कम होके क्या हो गया, P0 हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ये आपकी Q0 हो गया। तो आपका जो डिमांड कर्व बनेगा वो, अब देखो यही तो बन रहा है, यही तो बन रहा है। आपकी क्वांटिटी राइटवर्ड शिफ्ट हुई, लेकिन डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आया, विद इन द कर्व मूवमेंट हुआ, यानी क्वांटिटी में क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। कब, जब प्राइस चेंज हुई है, बाकी सारे फैक्टर अनचेंज रहे। अगर हम इसको देखें, प्राइस P से बढ़ के P1 हो गई, तो आप देखिए आपका जो डिमांड कर्व क्वांटिटी है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, और बढ़ गई तो क्वांटिटी और कम हो गई, यू और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। लेकिन जो कुछ भी मूवमेंट हो रहा है वो इसी कर्व के अंदर हो रहा है, कर्व चेंज नहीं हो रहा है, कर्व अपने ओरिजिनल प्लेस को नहीं चेंज कर रहा है। तो मूवमेंट अलोंग विद द कर्व तब होगा जब प्राइस अनचेंज्ड हो, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हो, आपकी इनकम, सरकार की पॉलिसीज, इन सब फैक्टर में कोई चेंज ना आया हो, खाली प्राइस में चेंज आया हो। तो मूवमेंट जो होगा वो अलोंग विद द कर्व होगा। आपका जो क्वांटिटी एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो उसी कर्व के भीतर होगा, कर्व चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट इन द कर्व पढ़ें या चेंज इन द डिमांड कर्व पढ़ें, तो वहां पर आपकी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, साथ ही साथ आपका डिमांड कर्व भी अपने ओरिजिनल प्लेस से हट जाएगा। वो तब होगा जब प्राइस अनचेंज्ड हो, बाकी सारे फैक्टर चेंज हो। प्राइस अनचेंज है, बाकी सारे फैक्टर की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, जबकि यहां पर बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, प्राइस के कम ज्यादा होने से क्वांटिटी आपकी एक्सपेंड हुई है या क्वांटिटी में कॉन्स्ट्रक्शन आया है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, उसमें सिकुड़न देखी गई यानी कम हुआ है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अकर्स व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड और कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड तब होता है जब क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंज हुई है ड्यू टू चेंज इट्स प्राइस, अपनी प्राइस में चेंज होने की वजह से, व्हाइल द अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, जबकि बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है। तो आपका जो भी मूवमेंट होगा वो अलोंग विद द कर्व होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसको हम कैसे देखते हैं, सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट होगा, डिमांड कर्व अपने ओरिजिनल प्लेस को चेंज नहीं करेगा। राइट वर्ड अगर शिफ्ट हो रहा है, यहां पर देखिएगा, अगर ये राइट में शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब डिमांड में एक्सपेंशन है, डिमांड में एक्सपेंशन है। और अगर ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन है। डिमांड में क्या है भैया, कॉन्ट्रैक्शन है। और यहां पर अगर ये राइट में शिफ्ट हो रहा है, अगर ये राइट में शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है। और अगर ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब डिमांड डिक्रीज हो रही है। क्लियर हो गई इतनी बात। और ये बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। मैंने पूरा इत्मीनान से बहुत आसान भाषा में आपको बता दिया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या समझा है, आज हम लोगों ने सबसे पहले देखा है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो पता चला लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में संबंध बताता है, रिलेशनशिप बताता है। और कैसा संबंध बताता है, विपरीत संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप, निगेटिव रिलेशनशिप बताता है। लेकिन तब जब प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हो, तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होगी, प्राइस कम होने पर डिमांड ज्यादा होगी। फिर हम लोगों ने समझा, इसके डिमांड कर्व को हम लोगों ने देखा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। फिर हम लोगों ने समझा मूवमेंट क्या नाम है, चेंज इन डिमांड कर्व क्या होगा या शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होगा। डिमांड कर्व का अपने ओरिजिनल प्लेस से शिफ्ट हो जाना। राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है
तो इंक्रीज हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अपनी ओरिजिनल प्लेस को ये छोड़ रहा है। ये तब होगा जब प्राइस कांस्टेंट हो, बाकी सारे फैक्टर की वजह से डिमांड कम या ज्यादा हो। फिर देखा हम लोगों ने मूवमेंट अलोंग विद द कर्व। ये कब इसका मतलब है, अलोंग विद द कर्व का मतलब है कि क्वांटिटी कम ज्यादा होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम ज्यादा होगी, लेकिन जो डिमांड कर्व है उस पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो उसी सेम डिमांड कर्व पे हम इसको एक्सपेंड होते देखेंगे या इनका कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। ये तब होगा जब प्राइस चेंज हो, बाकी सारे फैक्टर्स अनचेंज्ड बने रहे, कांस्टेंट बने रहे। तो ये सारी चर्चा आज हम लोगों ने कर ली। क्लियर है बाबू? तो उम्मीद है सारी बात विधिवत आप तक पहुंच गई होगी। बहुत इत्मीनान से देखिएगा, बहुत आसान भाषा में ये सारी बात आपको बताई गई है। क्लियर है? और दूसरी बात यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। आज 18 तारीख आपकी समाप्त हो चुकी है लगभग, और 24 तारीख आपकी लास्ट डेट है। क्लियर है? अगर कोई एक्सपेंशन डेट में ना किया गया आईएबीएफ की तरफ से तो 24 ही आपकी लास्ट डेट है ऑफिशियल। अपना रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। 4 मई को आपका पहला पेपर है, 4 मई से आपका पेपर शुरू हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं महापैक में। महापैक आपको 3 वैलिडिटी में मिल रहा है। क्लियर है? 6 मंथ के लिए भी है, 12 मंथ्स के लिए है और 24 मंथ्स के लिए। वन स्टॉप सोल्यूशन है। सारे रनिंग बैचेस का आपको यहां पर एक्सेस मिलेगा, सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिलेगा। जो रिसेंट बैच आपके साथ शुरू किया गया है वो जेआईबी एमसीक्यू बैच है। इसकी क्लास 15 फेब से शुरू हो चुकी है। क्लियर है? 15 फेब 2024 से इसकी क्लास शुरू हो चुकी है। इस बैच में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। इसके अलावा आप अगर सिंगल सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते, कोई एक सब्जेक्ट आपका रुक गया है, तो चारों ही सब्जेक्ट आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में भी मिल रहे हैं। वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हो, पीपीबी हो, आरबीडब्ल्यू हो या एएफएम हो, सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। बुक्स भी आपके लिए लॉन्च हो चुकी है, या आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी। 1224 में आपको बुक मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, या आप टेलीग्राम पर जाएं, सिंपली सर्च करें आशीष सर जेएआईबी सीएआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी शाम को 7 बजे, वापस एक नए टॉपिक पर। ये क्लास आपकी चलती है ट्यूसडे से संडे शाम को 7 से 7:30 के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।